हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल टॉप क्लास मैथ्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा काम है कि इस चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब और सभी ग्रुपों में आप फैला दीजिए, जिससे कि हमें मिलता है मोटिवेशन और हम बहुत ही स्पीड से आपके पास वीडियो लेकर आएंगे और आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी उम्मीद के साथ आज का सेशन। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जैसे कि हमारा 10 दिन का जो प्लान चल रहा था उसके अकॉर्डिंग हम 31 मई तक सिंप्लीफिकेशन तक ये 7 चैप्टर कर लेंगे। क्लियर है? चलिए, और नेक्स्ट शेड्यूल में लगाने वाला हूँ, उसमें भी हम करीबन 5, 6, 7 चैप्टर को निपटाएंगे। और एक और बात, यहाँ पर NTPC CBT 2 का एग्ज़ाम होने वाला है और एडमिट कार्ड निकल आएंगे। देखिए 12 से 17 तारीख के बीच में होने वाले हैं अगले महीने। तो आपको करना क्या है कि एडमिट कार्ड 10 दिन पहले आएंगे, ज़्यादा सोचना नहीं उसके बारे में, बस अपने फोकस रखना है तैयारी पर। और एक और बात, अगर मैं आपसे कहूँ कि यूथ की न्यू बुक है जिसमें क्या है आप रिवीजन करके जाना अच्छे से, ऐसा है। और जो मैं करा रहा हूँ, देखिए मैं टाइम कम ले रहा हूँ और आपको ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा हूँ, यानी कि आप मेरा ड्यूरेशन देखेंगे तो एक एक घंटे में मैं आपको 50-50 या 1 घंटे 10 मिनट में 50-50 प्रश्नों को सॉल्व करवा रहा हूँ, जिससे आप प्रैक्टिस करके जाइए और आपका एग्ज़ाम होगा बेस्ट। क्लियर? तो जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। और देखिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर टाइम बचा नहीं है। और अगर कोई ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए ये कहना है कि अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रॉपर वे में तैयारी कीजिए, नोट्स बना के तैयारी कीजिए, जैसे करना है तैयारी कीजिए और सिलेक्शन आपको ही लेना पड़ेगा। ठीक है? वैकेंसी काफ़ी है, इस बार ले लिया तो इस बार ले लिया, फिर आगे चल के तो आप भूल ही जाइए, क्योंकि मुझे नहीं लगता, ट्रस्ट करना बेकार है। क्योंकि जो बच्चा 20 साल का था वो वेट करते करते 25 साल का हो गया। समझ पा रहे हैं? और आगे आपने वेट किया तो पता नहीं कितने साल के हो जाएंगे। तो वेट मत कीजिए और जो मिलता है उसको छीन लीजिए। चलिए इसी के साथ आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस का है। अब प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कॉन्सेप्ट बता दूं। कॉन्सेप्ट क्या है, पहले चैप्टर का नाम लिखते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने कहा लाभ और हानि। अब ये लाभ और हानि कब होते हैं इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। ऐसा होता है, मान लीजिए आप 100 रुपये की वस्तु खरीद कर लाते हैं। ठीक है? यानी कि आप उस वस्तु को खरीद कर लाए कितने रुपए में? 100 रुपये में। तो आपका खरीद मूल्य कितना हो गया? आपका खरीद मूल्य कितना हो गया? आपने कहा 100 रुपये हो गया। ठीक है? अब आप इस वस्तु को बेचना चाहते हैं, तो बेचने की 2 कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन, या तो आप कम में बेचें या तो आप ज़्यादा में बेचें। तो मैं लिखता हूं यहां पर, या तो आप इसको 120 रुपये में बेचना चाहते हैं या तो आप इसको 70 रुपये में बेचना चाहते हैं। ठीक है? मुझे एक बात बताइए, जब आप 100 रुपये का सामान खरीद कर लाए हैं, उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? आपने मुझसे कहा कि भैया इसमें ऐसा हुआ है कि हमने 20 रुपये ज़्यादा में बेचा है, इसलिए इसको पुकारते हैं लाभ। यहाँ पे आपने कहा कि आपको 20 रुपये का क्या प्राप्त हो गया? लाभ। यानी कि ये वाली कंडीशन से 120 में से आपने 100 को घटा दिया, क्योंकि आपके 100 रुपये का सामान जब 120 में बेचा जाएगा तो 120 में से 100 रुपये घटाकर जेब में लाभ के तौर पर आएंगे 20 रुपये। अब बात आती है, उस 100 रुपये का सामान आपने 70 रुपये में बेचा, जिसमें आपने पाया कि वस्तु खरीदने में तो आपकी जेब से गए 100, जबकि बेचने में आपकी जेब में आए 70, यानी कि 30 रुपये कमाए। 30 रुपये कमाए। ज़्यादा आने को कहते हैं लाभ और कम आने को कहते हैं हानि। तो कितने की हानि होगी? आपने कहा 30 रुपये की। अब मुझे एक बात बताइए अच्छे से, जब मैंने आपसे कहा था आप खरीद कर लाए हैं 100 रुपये में और बेचा है 120, तब आपको लाभ हुआ है। तो ये समझ में आया, लाभ की कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य ज़्यादा है। क्लियर? तो मैं ये कह सकता हूं ना, लाभ की कंडीशन में आपका विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है किसका? किससे? क्रय मूल्य से। जबकि हानि की कंडीशन में देखिए, आपका विक्रय मूल्य का मान
कम होता है क्रय मूल्य से। बस ये पॉइंट ध्यान रखिएगा पूरे चैप्टर में कि लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य का मान ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से, और हानि की कंडीशन में विक्रय मूल्य का मान कम होता है किससे? किससे? क्रय मूल्य से। चलिए, तभी आपने देखा होगा कुछ ऐसा फॉर्मूला आपको दिखाई देता है। कैसा फॉर्मूला मैं लिख के बताता हूं कि लाभ बराबर होता क्या है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। मुझे एक बात बताइए, विक्रय मूल्य में से ही क्रय मूल्य क्यों घटाते हैं लाभ की कंडीशन में? क्योंकि विक्रय मूल्य ग्रेटर होता है, ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से लाभ की कंडीशन में, इसलिए घटाते हैं। बात आती है हानि की कंडीशन की। जो आप हानि की कंडीशन का फॉर्मेशन तैयार करते हैं, हानि में मैंने आपसे कहा है कि हानि में क्रय मूल्य ज़्यादा होता है, तो क्रय मूल्य में से जब आप विक्रय मूल्य घटाते हैं ना, तो आपको हानि प्राप्त होती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हुआ था लाभ कितने रुपए का? 20 रुपए का। ओके, यहां पर आपका विक्रय मूल्य कितना था बच्चों? आपने कहा 120। कितना घटाया था आपने? क्रय मूल्य 100। क्या 120 में से 100 गया? 20 ही बचता है। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि जो हमने फॉर्मूला बनाया वह प्रूफ हो गया। इधर आइए, जब हानि की कंडीशन आपने बनाई थी तब आप कहते हैं कि क्रय मूल्य अधिक होता है विक्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य कितना था? आपने कहा 100 रुपये, और 100 में से विक्रय मूल्य कितना है? आपने मुझसे कहा 70, और घटाया था तो बचा कितना था? 30। क्या 30 बराबर 30 है? आपने कहा हाँ जी। अगर बराबर है तो इस कंडीशन को आपने कहा बिल्कुल सेटिस्फाइड है। दोनों फॉर्मूले, दोनों फॉर्मेशन जो मैंने तैयार करे हैं आपके लिए क्या है? बिल्कुल सटीक है, प्रूफ्ड है। अब सुनिए, अब डायरेक्टली एक बार बच्चों की तरह रिवीजन कर लेते हैं। लाभ की कंडीशन में विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य से अधिक, इसलिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाते हैं। हानि की कंडीशन में क्रय मूल्य होता है विक्रय मूल्य से अधिक, इसीलिए क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाते हैं। अगर इतने कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आगे चलें। आपने कहा हाँ जी, आगे चलते हैं। तो देखिए, कुछ नामकरण है। मैंने ये तो लिख दिया लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। अब इनको कहते क्या है? ध्यान रखना, खरीद मूल्य को कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस इंग्लिश में। शॉर्ट में हम पढ़ेंगे सीपी। क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चों? सीपी। ऐसे ही लाभ को कहते हैं इंग्लिश में प्रॉफिट। क्या कहते हैं? प्रॉफिट। ओके, ऐसे ही हानि को इंग्लिश में कहते हैं लॉस। क्या कहते हैं? लॉस। ओके, एक और बचा है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको पढ़ेंगे हम क्या? एसपी। क्या पढ़ेंगे? एसपी। तो नाम भी पता चल गया आपको, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और सीख लेते हैं। इसको मैं रफ करता हूं। कभी भी लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है। लाभ या हानि का प्रतिशत निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना, ऊपर रखना होता है आपको लाभ या हानि, और नीचे हमेशा रखना होता है क्रय मूल्य, और इनटू में 100 का गुणा कर देना होता है। आपका लाभ या हानि का प्रतिशत निकल आएगा। कहने का मतलब लाभ या हानि का प्रतिशत किस पर निकलता है? तो बच्चों आपने कहा क्रय मूल्य पर। किस पर? क्रय मूल्य पर। ओके, चलिए ये रिलेशन पता चल गया। अब कुछ और रिलेशन जानते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अंकित मूल्य के अकॉर्डिंग, जब छूट का जिक्र होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट लिखते हैं, उसको समझते हैं। जैसे समझना क्या है आपको, देखिए, आपने ये देखा होगा कोई शॉपकीपर या दुकानदार एक वस्तु का दाम सेट करता है। सेट करने को ही कहते हैं चिन्हित मूल्य। चिन्हित करता है, चिन्हित मूल्य या अंकित मूल्य, एक ही बात है।
क्लियर? चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, कोई दिक्कत नहीं। चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य, बाजार मूल्य, सूची मूल्य, ये इनके नाम है, ये अंकित मूल्य के ही नाम है, या एमआरपी या मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड मतलब आप चिन्हित कह सकते हैं, अंकित भी कह सकते हैं, मार्क्ड प्राइस। तो बच्चों ये मैंने लिख दिया, यानी कि एक ही नाम को इंग्लिश में लिख दिया और हिंदी में लिख दिया। जब भी चिन्हित, अंकित, बाजार, सूची, एमआरपी, मार्क प्राइस, एमपी आए तो आप हमेशा समझ जाना बात हो रही है अंकित मूल्य की। अब अंकित मूल्य क्या होता है, कैसे होता है, मैं समझाता हूँ। ऐसा होता है, देखिए कि जैसे कोई दुकानदार होता है, भाई वो भी तो सामान खरीद के लाएगा, वो सामान खरीद के लाता है। मान लीजिए वह सामान खरीद के लाया 100 रुपये का। अब वह सोचता है कि भाई मुझे तो ये वस्तु 100 रुपये की पड़ी है, जब मैं इसको बेचूंगा तो कुछ तो लाभ मुझे उठाना है इस वस्तु पर। तब वह इस वस्तु पर कुछ लाभ, सर्टेन प्रॉफिट जोड़कर बेचता है। जैसे कि मान लीजिए 100 रुपये का लाया, चलिए, यानी कि कॉस्ट प्राइस, दुकानदार का जो खरीद मूल्य है, क्योंकि दुकानदार भी तो खरीदता होगा। मान लीजिए 100 रुपये की लेके आया वस्तु। अब ये क्या करता है, वस्तु का दाम सेट करता है कुछ पैसे जोड़कर। इसने 20 रुपये बढ़ाकर इसका दाम चिन्हित किया। चिन्हित को ही आप कहते हैं कि अंकित किया। हमेशा ध्यान रखना अंकित मूल्य कैसे बनता है, तो दुकानदार वस्तु खरीद के लाता है पहले, फिर उस पर दाम बढ़ाता है, फिर चिन्हित करता है, अंकित करता है, एमआरपी करता है, मार्क प्राइस करता है, सूची करता है, बाजार करता है। एक ही बात है, बात आगे समझ में। अब ये सेट कर देता है, और जैसे ही आप खरीदने जाते हो, जो कस्टमर खरीदने जाते हैं, ग्राहक, वह देखते हैं कि उस पर चिन्हित मूल्य लिखा रहता है। फिर आप कहते हो भैया इस पे आप मुझे डिस्काउंट दे दीजिए, डिस्काउंट दे दीजिए। डिस्काउंट को कहते हैं बट्टा छूट। ओके, आप कहते हैं कि कितने का बट्टा दिया है, कितने की छूट दी है। तो ध्यान रखना, कभी भी छूट दी जाती है वो हमेशा किस पे दी जाती है, चिन्हित, अंकित, बाजार, सूची, एमआरपी, मार्क प्राइस, एक ही बात है, ये इन पर दी जाती है डिस्काउंट या छूट। तो आप कहते हैं भैया आपने छूट कितनी दी है, भैया आपने छूट कितनी दी है। तो जो दुकानदार होता है वह चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य पर छूट देता है। क्या देता है, छूट देता है या बट्टा देता है, बात एक ही है। बट्टा का कुछ प्रतिशत देता है जिससे वह इस सामान को बेचता है। क्या करता है, बिक्री करता है, बिक्री करता है। और ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, ये बता रहा हूँ किसके आधार पर, दुकानदार के आधार पर। दुकानदार ने खरीदा, दुकानदार ने दाम बढ़ाया, चिन्हित किया, फिर दुकानदार ने कुछ छूट बट्टा देकर उसको बेच दिया, है ना। तो कभी भी ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर, दुकानदार के आधार पर हमेशा अंकित मूल्य पर बट्टा छूट प्रतिशत दी जाती है, तो बनता है विक्रय मूल्य। क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, विक्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ तक एक बार पढ़ना मेरे साथ कि अंकित मूल्य पर छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत या डिस्काउंट दिया जाता है तो हमेशा दुकानदार के अकॉर्डिंग बनता है सेलिंग प्राइस, इट मीन्स विक्रय मूल्य। समझ में आ गया होगा। अब बात आती है एक और कॉन्सेप्ट जानने की, इसको कर देते हैं रफ। क्या कॉन्सेप्ट जानेंगे, देखिए अभी मैंने कहा कि भैया हमेशा अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है, तो ये भी तो पूछ सकता है पेपर में। क्या पूछेगा, मैं लिखकर बताता हूं कि बट्टा का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो ऊपर रखते हैं हमेशा बट्टा या छूट, एक ही बात है, या छूट प्रतिशत, बात एक ही है। ठीक है, ऊपर रखेंगे बट्टा या छूट, और हमेशा बट्टा या छूट किस पर ज्ञात किए जाते हैं, तो आपने कहा इसका आधार होता है आपका अंकित मूल्य, चिन्हित मूल्य, अंकित मूल्य, और परसेंट के लिए इंटू 100 का गुणा कर देते हैं। तो कभी भी बट्टा या छूट का प्रतिशत आप निकालोगे ना, तो हमेशा ऊपर रखना बट्टा या छूट, नीचे रखना अंकित मूल्य इंटू 100। अब एक बात ध्यान रखना, कभी भी बट्टा का प्रतिशत तोड़ते हैं, जैसे आपको दिया है 20% की छूट दी जाती है ना। इसका मतलब क्या है, जैसे ही आप 20% तोड़ेंगे आप कहेंगे 20/100, कहने का मतलब 1/5। यहाँ पर जो 5 होगा हर के रूप में, जो हर होगा 5, ये है आपका अंश, ये है हर,
यानी कि 5 पर आप 1 की छूट दे रहे हैं, तो 5 आपका अंकित मूल्य होगा। जो आपका फ्रैक्शन है ना, ओके, उसमें जो हर है, जो आपका भिन्न है, उसमें जो हर है वह हमेशा अंकित मूल्य का काम करेगा। क्यों? क्योंकि यहां छूट प्रतिशत को तोड़ा है आपने। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। कितने की छूट होगी? 1 यूनिट की। बात समझ में आ गई? यानी कि 5 में 1 कम करके आप बेचोगे 4 यूनिट में, और ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू शॉपकीपर। अगर मैं बात करता लाभ प्रतिशत को तोड़ते हैं तो ऊपर आता लाभ और नीचे आता क्रय मूल्य। तो नीचे वाला हर जो होता है वह क्रय मूल्य का काम करता है लाभ और हानि की कंडीशन में, और बट्टा की कंडीशन में नीचे जो हर होता है वह हमेशा कार्य करेगा अंकित मूल्य, सूची मूल्य की कंडीशन में। मुझे लगता है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। चलिए, ये कॉन्सेप्ट बताना बहुत ज़रूरी था, जिससे कोई कमज़ोर विद्यार्थी जिसका बेसिक कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर कैसा? पढ़ने में कमज़ोर, ठीक है, उसका बेसिक थोड़ा सा भी वीक है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने बता दिया। डायरेक्टली क्वेश्चन करता तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, ये तो फिर मुझे प्रैक्टिस करानी थी। तो क्वेश्चन नंबर अभी हम लगाना चाहते हैं फर्स्ट। 1 सेकेंड। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर लग रहा है, और देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, अतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। मैं आपको बताऊं, आपका कॉस्ट प्राइस होता क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, क्लियर कर दूं। जैसे कि आपने कोई भी सामान खरीदा, मान लीजिए 10,000 रुपये में, अब वहाँ से घर तक लाने में आपके 1,000 रुपये किराए में खर्च हो गए, यानी कि 10,000 का सामान, और वहाँ से घर तक लाने में आपके परिवहन में, ट्रांसपोर्टेशन में 1,000 रुपये खर्च हो गए। तो घर तक जैसे आया वह सामान, तो 11,000 रुपये आपकी जेब से चले गए। तो ये आपका होगा क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कुल कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो आपको जो वस्तु पड़ी वो कितने की पड़ी? आपने कहा 11,000 रुपये की, ठीक है। ऐसे में आपसे कहता हूँ, जैसे कि मैंने कहा कि आपने 20,000 का कोई सामान लाए, उसकी मरम्मत के लिए 2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च हो गए, तो घर तक लाने में आपकी जेब से कितने पे करने पड़े? तो आपने कहा 22,000, तो 22,000 उसका कुल क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य हमेशा बनता किससे है? बनता है, लिख देता हूं, जो कुल क्रय मूल्य होता है वह हमेशा बनता है जो भी जैसे कि पुरानी साइकिल 4,000 रुपये की थी, ठीक है, फिर इसको मरम्मत किया, मरम्मत में कितने खर्च हुए? 400 रुपये, तो उसके जेब से फाइनली पैसा कितना गया? तो आपने कहा 4400, तो ये उसका कॉस्ट प्राइस है, यानी कि गाड़ी जो पुरानी साइकिल है वह इतनी की पड़ी उसे, ठीक है ना यहाँ तक। जबकि जब बेचना चाहता था तो 5,000 रुपये में बेच दी, बेचना चाहता था तो 5,000 रुपये की बेच दी। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ, अगर 4400 का क्रय मूल्य है और उसने बेच दिया है 5,000 में, लाभ होगा या हानि? मैंने एक बात बताई थी, जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है, और विक्रय मूल्य कम होता है तो हानि होती है। तो आपने कहा विक्रय मूल्य यहाँ ग्रेटर है, अधिक है, तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा? आपने मुझसे कहा 5,000 में से आप कितने घटा दीजिए? 4400। कुछ नहीं तो इसमें रेशियो बना लीजिए, रेशियो बन जाएगा यहाँ पर 44:50। मुझे एक बात बताइए, 44 की चीज़ 50 में बेच रहे हैं, कितने का फ़ायदा? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 6 यूनिट का फ़ायदा। किस पर? 44 पर, इंटू 100। जब कैलकुलेशन करेंगे ना, 4 से काटेंगे 11 बार, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 छिंग होता है 150/11, भाग लगाएंगे, 11 एकम 11 बचेगा 4, यानी कि 40, 11 तिया 33, ऊपर बचा कितना? आपने कहा मुझसे 7, बट्टे में आ जाएगा 11। क्या ये आंसर है कहीं? 13 सही, 7/11, हाँ जी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए, कहता क्या हमसे, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लेन देन में क्या होगा? तो देखिए, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य को कहते हो आप एसपी, सेलिंग प्राइस शॉर्ट में। 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस के क्या है? बराबर। बोला है कॉस्ट प्राइस के क्या है?
बराबर है, तो बराबर का चिन्ह लगा दिया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी बराबर होता है ना तो हमेशा जो रेशियो होते हैं वह सामने वाले होते हैं। जैसे कि सेलिंग प्राइस का कितना यूनिट है, तो सामने वाला 15 यूनिट है। कॉस्ट प्राइस का कितना यूनिट है, तो 9 यूनिट है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, काट लो तो और छोटा हो जाएगा, मत काटो तो क्या दिक्कत है, छोटा तो है ही है पहले से। कहने का मतलब कॉस्ट प्राइस आपका कितना यूनिट है, आपने कहा कॉस्ट प्राइस अगर 9 रुपये है तो सेलिंग प्राइस आपका 15 रुपये है। यहाँ पर सेलिंग प्राइस ज़्यादा या कॉस्ट प्राइस, कहने का मतलब विक्रय मूल्य अधिक है या क्रय मूल्य। बच्चों ने कहा विक्रय मूल्य अधिक है। जहाँ विक्रय मूल्य अधिक होता है तो होता क्या है, लाभ। कितने का लाभ होगा, बच्चों ने कहा कि 15 में से 9 जाएगा तो लाभ होगा सर जी 6 यूनिट का। किस पर होगा, बच्चों ने कहा क्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना है, 9 इंटू 100। ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, और 2/3 यानी कि 200/3 को आप कहते हैं 66.67% का लाभ हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए लगभग 66.6%। देन सेकंड ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से सीखेंगे। कहता क्या है, एक वस्तु के अंकित मूल्य, देखिए अंकित मूल्य आ गया, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। तो हमेशा आप क्रय मूल्य आगे रखिए, आसान पड़ता है। क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात कितना है, आपने मुझसे कहा कितना है, 5:3। 5 यानी कि अंकित है, अंकित 5 है और क्रय मूल्य 3 है। उल्टा करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्रय मूल्य हमेशा आगे रखेंगे, आसान पड़ता है। कहता है यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है, कोई दिक्कत नहीं, दिया है आपका वास्तविक वैल्यू, और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट दी है, तो इस संव्यवहार में होने वाला प्रतिशत लाभ क्या है। कभी भी आपको प्रतिशत में आंसर निकालना है तो इस कंडीशन में वास्तविक वैल्यू से कोई भी मतलब नहीं होता, यानी कि इससे कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाओ। अब डायरेक्टली मुझे एक बात बताइए अच्छे से कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है तो बनता है विक्रय मूल्य। क्या मेरे पास विक्रय मूल्य आ जाएगा, हाँ जी। क्या मेरे पास क्रय मूल्य है, हाँ जी। तो क्या लाभ हानि निकाल सकता हूँ, हाँ, क्योंकि लाभ और हानि के लिए हमारे पास आवश्यक होना चाहिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो इस पर 2 बट्टे दिए गए हैं और जो 2 बट्टे दिए गए हैं वह लगातार है। क्रमागत बट्टे क्या होता है, बट्टे के ऊपर बट्टा दिया गया है। पहला बट्टा कितना है, आपने कहा 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब क्या होता है कि 100 की चीज़, यानी कि 100 की चीज़ 25 कम करके बेचना, यानी कि 75 में। तो 100% की जो चीज़ है 25% कम करके 75% में जोड़ना। तो पहला बट्टा इस पर लगाया 75%, मतलब कहने का मतलब 25 का लगाया तो 75% इसका विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ भी व्यक्ति माना नहीं, एक और बट्टा दिया 10%। 10% का मतलब क्या होता है, यानी कि जो भी वस्तु का जो प्राइस हुआ है बट्टा देकर, एक बट्टा देकर जो भी प्राइस हुआ है उस पर फिर दोबारा एक बट्टा देना 10%। 100% इसको पढ़ा जाएगा, 10% कम करके ये 90% का हुआ। और ये जो हुआ है ना, इसी को कहेंगे आप सेलिंग प्राइस। ये तो अंकित मूल्य था यहाँ तक, अब ये जो हुआ है वह है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 5 × 75%, वह 3/4 होता है। 90% 9/10 होता है, ये सेलिंग प्राइस है। और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 3। डायरेक्टली रेशियो निकाल लीजिए, 3 से 3 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 5 से कट जाएगा 2 बार, ये 9 रह गया, इधर 8 आ जाएगा। 8:9, 8 से 9 हो रहा है। कितना आपको फ़ायदा हो रहा है मुझे बताइए। सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, बेचने का मूल्य ज़्यादा है या खरीदने का, आपने कहा बेचने का। कितना ज़्यादा है, 1 किस पर, 8 पर, इंटू 100। और 1/8 की वैल्यू होती है प्रतिशत में 12.5, वरना मेरे प्यारे बच्चों 100/8 कर लीजिए, 12.5% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे मैं बता रहा हूँ। देखो फ्रैक्शन में भी तोड़ सकता था। 25% क्या होता है, 1/4, 4 में से 1 कम करो 3/4। 10% होता है 1/10, 10 में 1 कम करो 9/10। यही कंडीशन आती, समझिए अच्छे से। एक महिला अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है। तो देखिए, यानी कि जब ये कार खरीदने जाती है ना, तो यह कार खरीदती है
अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस पर कितने प्रतिशत छूट के साथ। कहने का मतलब अगर 100 की वह कार आती थी तो 100 में ना खरीद कर यह उस पर 24 की छूट लेती है और खरीदती है उसको 76 रुपये में। जब बेचने की बात आती है ना, देखिए कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है। अंकित मूल्य से 20%, 100 में आप 20 जोड़िए तो आपने कहा बेचने पर आती है तो यह बेचती है 120 में। ये हमसे कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ क्या है। उस महिला ने कितने में खरीदी, 76 में। कितने में बेची, 120 में। यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है तो लाभ होगा। लाभ कितने का होगा, पहले आप इसको छोटा करना चाहते तो छोटा कर लीजिए, 4 से इसको काट लीजिए, 4 एक कम 4 और 4 नाम 36, 4 तिया 19 और 30 का अनुपात आ गया क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में। कितने का फायदा, आपने कहा 11 का। 19 पर इंटू 100 ये आ जाएगा 1100 बटे 19, भाग लगाएंगे। 19 पंजे होता है 95, 5 बार जा रहा है। यहाँ बचेगा आपका कितना, आपने कहा 15 यानी कि 150 और 19 सत्ते होता है 133 यानी कि 57 सही कुछ आएगा। तो 57 सही तो कुछ 2 में आ रहा है। बचेगा कितना, यहाँ 135 पड़ा है तो बचेगा कितना, आपने मुझसे कहा कि बचेगा यहाँ 33 यानी कि 17 बटे 19 यानी कि जो आपका ऐसा कुछ है 57 17 बटे 19। ये ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ऑप्शन जरूर देखता हूँ, मैं आपको बताऊँ, अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हैं तो ऑप्शन जरूर देखना, क्योंकि उतनी ही कैलकुलेशन करना जितनी की आवश्यकता है। अपने आप को ये मत दिखाना कैलकुलेशन में मास्टर है, ठीक है। आपको उतना ही करना है जितनी की आवश्यकता है। ये क्या कहता है अगले क्वेश्चन में, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो जो भी क्रय मूल्य होता है ना, कॉस्ट प्राइस, उससे अधिक अंकित करता है कितना, 25% प्लस का 25%। ओके, फिर करता क्या है, और अपने ग्राहक के बिलों पर 12% छूट प्रदान करता है। फिर अंकित मूल्य पर 12% की छूट प्रदान करता है और बेच देता है। इस प्रोसेस में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। तो यहाँ प्रोसेस कितने हैं, आपने कहा पहले बढ़ाया फिर बढ़ने पर घटाया, 2 प्रोसेस है। लगा देंगे सक्सेसिव का फॉर्मूला, होता क्या है, x% प्लस y% प्लस XY अपॉन 100%। क्लियर, ये सबके लिए यूनिवर्सल है। कैसे करना है मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने कहा प्लस का 25%, x का मान, y का मान माइनस का 12%। क्लियर, अब कैसे करेंगे, 25 का जब 12 में आप गुणा करेंगे ना, 25 का 12 में आप गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 300। 300 बट्टे में क्या होता है 100 और परसेंट, और चिन्ह क्या आएगा, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 3% माइनस का। प्लस का 25% और 12 और 3 माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, माइनस का 15% आएगा और 25 में से 15 जाएगा, 10% करेक्ट आंसर होगा। और ये प्लस में आ रहा है तो लाभ होगा, माइनस में होता तो हानि होती है। लाभ होगा 10% का। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो से भी कर सकते हैं इसको, सब तरीके से करके दिखाऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। कई तरीकों से करके दिखाऊंगा, एक तरीका नहीं, 3 4 5 जो भी तरीके हो सकते हैं। कभी किसी में कुछ और लगा दूंगा, कभी किसी और में। ये कह रहा है यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एक तो ऐसा है मैं डायरेक्टली कर दूं, और एक ऐसा है कि कॉन्सेप्चुअल करूं। डायरेक्ट कैसे करूंगा, देखो कपड़ा कितना बेचा जा रहा है, 33 मीटर। ओके, रानी को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है। किसके बराबर, बिक्री मूल्य के बराबर। अगर बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है तो नीचे वाला जो भी हर होगा वह हमेशा बिक्री मूल्य की तरीके से पढ़ा जाएगा। समझ लीजिए, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। और मुझे एक बात बताइए, लाभ की कंडीशन में आपका बिक्री मूल्य अधिक होता है या क्रय मूल्य। आपने कहा लाभ की कंडीशन में आपका बिक्री मूल्य अधिक होता है क्रय मूल्य से, ठीक है। तो बिक्री मूल्य कितना है 33, लाभ कितना है 11,
आप मुझे बताइए अच्छे से, लाभ की कंडीशन में आप क्रय मूल्य निकालना चाहते हैं तो 33 में से ज़्यादा में से 11 घटा देंगे, आपका क्रय मूल्य कितना बनेगा? आपने कहा 22 यूनिट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य कम होता है लाभ की कंडीशन में। तो कम कितना होता है? 33 में से 11 घटा लीजिए 22। अब आपको पता है लाभ हमेशा निकलता है किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। तो नीचे रख दिया आपने, कॉस्ट प्राइस रख दिया। निकालना क्या है आपको? प्रॉफिट का परसेंट, एक्चुअल प्रॉफिट का परसेंट किस पर होगा? देखिए 22 पर फायदा कितने का हुआ है? 11 यूनिट का, इंटू 100, और आंसर आ जाएगा आपका 50% लाभ, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर आप ऐसा नहीं करने चाहते तो कॉन्सेप्ट से कर लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। लिखा क्या है? लाभ। लाभ में क्या होता है? जब आप बिक्री मूल्य में से, यानी कि आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाते हैं, तभी तो आता है आपका लाभ। ओके, कॉन्सेप्ट देखिए। तो यहां बिक्री मूल्य कितना था? आपने कितनी वस्तु बेची थी? 33 मीटर। तो 33 वस्तुएं आपने बेची, तो 33 वस्तुएं आपने खरीदी भी होंगी, तभी तो बेची होंगी 33। और जो लाभ हो रहा है वह आपको हो रहा है, अच्छे से सुनिएगा, 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर। 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, तो लाभ हो रहा है 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य के बराबर, यानी कि 11 एसपी के बराबर। ओके, ये तो समझ में आ गया तरीका। वैसे इस तरीके को समझो, जो नीचे वाला है ये आ गया, डायरेक्टली शॉर्ट हो जाएगा। मुझे बताइए यहाँ पर 33 एसपी में से 11 एसपी गए, आपने कहा 22 एसपी बराबर 33 सीपी। रेशियो बनाया 3 और 2 का। कॉस्ट प्राइस 2 यूनिट है, सेलिंग प्राइस 3 यूनिट है, क्योंकि सामने वाला होता है बराबर, कि सामने वाला जो होता है ना अंक, वही होता है। जैसे कि सीपी के सामने का 2, तो ये 2 रेशियो ले लेगा सीपी, और एसपी के सामने का 3, तो 3 रेशियो ले लेगा। कहने का मतलब 2-3 का अनुपात आ जाएगा सीपी और एसपी। कितने का फायदा? 1 का। किस पर? 2 पर, इंटू 100। आंसर आ जाएगा 50%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पर मैं आपको बताऊं, वैसे कीजिए जो मैंने अभी बताया था, वो ठीक ठाक है। ये क्या कहता है? जब एक साइकिल निर्माता साइकिल का बिक्री मूल्य 50% घटा देता है, यानी कि साइकिल का जो सेलिंग प्राइस है ना, क्लियर, कितना घटाता है? 50%। 50% बच्चों कहते हैं 1/2, घटाने का चिन्ह लगाते हैं माइनस, यानी कि पहले बिक्री मूल्य 2 यूनिट था, अब 2 में 1 कम करके बिक्री मूल्य 1 यूनिट है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब ये बिक्री मूल्य कम हुआ है तो क्या हुआ है? देखो, तो बिकने वाली साइकिल की संख्या तेजी से 700% बढ़ गई है। मतलब 100 में 700 बढ़कर मतलब 8 गुना हो गई है। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, कभी भी आपकी बिक्री की संख्या बढ़ती है तो आपका प्रॉफिट या लॉस तो समान रहता है, इक्वल रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। क्लियर, अच्छे सुनना। और मैंने कहा प्रत्येक पर लाभ समान है, तो 10 वस्तु पर बेचने पर कितने का लाभ होगा? आपने कहा 100% का। पर 100 में 1 का मान निकालेंगे, फिर 10 का तो भाग लगाएंगे, लौट कर तो 10% आना है, तो एवरेज आपका 10% लाभ होता है। तो यहाँ पर कभी भी लाभ और हानि की कंडीशन में आपकी संख्या डिपेंड नहीं करती, जबकि यहाँ पर प्रत्येक वस्तु का दाम, क्रय मूल्य 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये लाइन बिल्कुल कोई काम की नहीं है संख्या वाली। और क्यों काम की नहीं है? क्योंकि यहाँ पर एक ही वस्तु है, एक ही टाइप की, यानी कि एक ही वस्तु है, या आप ये कह सकते हैं जितनी भी वस्तुएं हैं उनका सबका क्रय मूल्य समान है। अगर क्रय मूल्य समान है तो संख्या पर कभी भी डिपेंडेबिलिटी नहीं होती। कह सकता हूं, अगर सभी वस्तु का क्रय मूल्य समान है तो ये कभी संख्या पर डिपेंड नहीं करता, संख्या पर डिपेंड नहीं करता। और संख्या पर डिपेंड करता अगर यहाँ पर वस्तु अलग अलग क्रय मूल्य की होती तो यहाँ पर संख्या काउंट होती। समझ में आया? संख्या काउंट कहाँ होंगी? जब क्रय मूल्य अलग अलग होगा। अगर एक जैसे क्रय मूल्य की वस्तुएं होंगी वहाँ संख्या काउंट नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये जो साइकिल निर्माता है, साइकिल का विक्रय मूल्य इस प्रकार से कर रहा है, और जबकि साइकिल की जो कीमत है, कॉस्ट प्राइस है, एक ही रखा हुआ है। इसलिए
ये संख्या पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि ये बेईमानी है, ये बेईमानी है, ये गुमराह है, आपको गुमराह किया गया है, आपको अंधकार में भटकाया गया है। ठीक है, चलिए, तो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको मैं रफ कर देता हूँ। आगे कहता क्या है, आरंभ में निर्माता को 140% का लाभ प्राप्त होता है स्टार्टिंग में, यानी कि ये जो सेलिंग प्राइस था, ये 2 यूनिट बना था, तो ये 140% का लाभ लेकर बना था, तो इसका कोई कॉस्ट प्राइस रहा होगा। और कितने का लाभ लेकर बना था ये? 140% का। 140% होता है 140/100, कहने का मतलब 7/5। तो 5 में 7 का लाभ लेकर, 5 में यानी कि 5 अगर आपका क्रय मूल्य था, 5 में आपने 7 का लाभ लेकर 12 में इसको बेचा होगा, है ना। मुझे बताइए 12 यूनिट में बेचा है, यहाँ पर तो कह रहा है 2 यूनिट में, तो समान करना पड़ेगा। यहाँ 6 का गुणा, तो साथी को 6 का गुणा कराइए। इससे क्या हो गया, ये सेटिस्फाइड हो गया। और जैसे ही सेटिस्फाइड हो गया तो मेरे प्यारे बच्चों ने क्या कहा कि खरीदा कितने में? 5 यूनिट में, जबकि बेचा कितने में? 6 यूनिट में। फायदा कितने का? 1 यूनिट का। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर, इनटू 100। और प्यारा सा आंसर आएगा 20%। तो ये करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था ये। अगला प्रश्न कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस उसके क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का 5/4 के बराबर है, 5/4 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कहता है आपसे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 5/4 के बराबर है, तो क्रय मूल्य 4 हो जाएगा और विक्रय मूल्य 5 हो जाएगा। यहाँ पर खरीदा 4 में, बेचा 5 में। फायदा कितने का? मेरे प्यारे बच्चों ने कहा 1 का। कितने पर? 4 पर, इंटू 100। आंसर आ जाएगा 25% का लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी था प्रश्न ये। अगला कहता है, महती ने एक कुकर उसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य पर खरीदा, यानी कि अंकित मूल्य के, अगर अंकित मूल्य जो भी था, आपको कह रहा है अंकित मूल्य के 9/10, तो अंकित मूल्य हर यानी कि 10 होगा। और इसने खरीदा कितने में? मोती ने 9 में, यह अनुपात आ गया। और इसे इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा, अंकित मूल्य से 8% अधिक मूल्य पर बेचा। कोई दिक्कत तो नहीं। इसका 8% कितना होगा? 8% कितना होगा? अगर नहीं निकालना चाहते तो ऐसे कर लीजिए कि 10 था अंकित मूल्य और 10 पर 8% अधिक पर बेचा, यानी कि 108% पर बेच दिया। जिससे होने वाला लाभ क्या है? आपके पास कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मैं कह रहा हूँ वो कर लो। यहाँ अनुपात बना लो। फाइनली परसेंट का नीचे 2 जीरो आएंगे और डायरेक्टली 2 जीरो का गुणा यहाँ कर देना, जहाँ 0 से 0 कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ 90 108 कट जाएंगे, 18 पंजे और 18 छिंग 108। कितने का लाभ? 1। किस पर? 5 पर, इंटू 100। आंसर आ जाएगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेशन खत्म करनी है हमें, बढ़ानी नहीं है। अगला प्रश्न कहता है, देखना अच्छे से, विकास 3000 रुपये में, 3 नहीं है 30,000 रुपये है। विकास 30,000 रुपये में एक पुरानी बाइक खरीद ली और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है, तो घर तक आई तो पड़ेगी इसे 35,000 रुपये की। यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेचता, यानी कि इसकी खरीद हुई 35,000 की और बेचा गया 42,000 का, दोनों हज़ार हैं तो मैंने ऊपर ही ऊपर काट दिया। फाइनली 7 पंजे 7 छिंग, यानी कि 5 में खरीद, 6 में हुआ बेचना, फ़ायदा 1 का, किस पर? 5 पर, इंटू 100। और आंसर आ जाएगा 20%, जो कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पर है कि बाबू ने 3 लाख रुपए की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी, तो 3 लाख की तो कार और 1 लाख की बाइक। चलो क्या कहता है, उसने कार को 10% के लाभ पर
और बाई को 20% की हानि पर बेच दिया, कितना लाभ या हानि प्रतिशत हुआ। कभी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस दिया है क्रय मूल्य, डायरेक्टली अनुपात बना लेना। यानी कि बाबू ने कार खरीदी 3 लाख की और बाइक खरीदी 1 लाख की, इनके क्रय मूल्य में अनुपात क्या है, 3:1। कभी भी क्रय मूल्य देगा तो आप अनुपात बनाना, ये यूनिवर्सल ट्रूथ बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अच्छे से, कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो मेरे प्यारे बच्चों 10% का लाभ को पॉजिटिव से रिमार्क देते हैं, चिन्हित करते हैं। और बाइक पर 20% की हानि हुई है, ओके, नेगेटिव। फाइनली यहाँ बन जाएगा 30% का लाभ, 20% की हानि, और 30 में से 20 जाएगा, 10% का फाइनली लाभ आएगा। और ये जो 10% का लाभ आएगा किस पर, टोटल वस्तुओं पर। टोटल कितनी है, 3 और 1 4, 4 भाग का भाग लगा देना, क्योंकि ये टोटल पर लाभ आया 4 भाग पर, ठीक है। आंसर आ जाएगा 2.5% का लाभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। ऐसे ही करना है, बिल्कुल कैलकुलेशन हटा देनी है। अगला प्रश्न क्या कहता है, धुंधला सा हो गया, क्या दिख रहा है आपको? चलिए मैं पढ़ देता हूं, कोशिश करना आप अच्छे से। देखिए, एक खुदरा विक्रेता, अच्छे से समझना, एक खुदरा विक्रेता अपने सभी सामानों का मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। यानी कि सबसे पहले वह खरीद कर लाया, फिर उसका MRP सेट करा, अंकित मूल्य सेट किया, कितना, 50% अधिक, कोई दिक्कत नहीं। 50% अधिक आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 में खरीद के लाया, 100 में 50 रुपये बढ़ाकर 150 रुपये इसका दाम अंकित किया, उसके बाद इस पर 25% की छूट दे दी। मुझे एक बात बताइए, 25% की छूट दे दी, कहने का मतलब अपने आप में अंकित मूल्य 100% होता है, उसमें से 25% कम कर कर आपने 150 वस्तु के दाम को 75% में बेचा होगा, और यही आ गया सेलिंग प्राइस उस वस्तु का। कोई दिक्कत नहीं। क्या कह रहा है, उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाभ हुआ है, उसे लगता है, हुआ है या नहीं हुआ वो पता चल जाएगा। इस बिक्री पर उसे होने वाला वास्तविक लाभ क्या है, ये तो इसमें कोई भी काम नहीं कर रहा, उसे लगता है। लगने से मतलब नहीं, कैलकुलेट किया जाएगा। आप मैथ जानते हैं, मैथ में कैलकुलेशन होती है। लगना क्या होता है, ये बिना पढ़ा लिखा हुआ इंसान है, इसको लग रहा है। आप पढ़े लिखे आंसर निकाल दीजिए, एक्चुअल में लाभ कितना हुआ है। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आप फाइनल रेशियो बना लेंगे। फाइनल कैसे बनेगा मैं समझाता हूँ। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। फाइनल रेशियो हमेशा बनाया जाता है कि जो दिया है और जो निकालना है। फाइनली कहने का मतलब इन दोनों से रिलेशन बनाने, तो फाइनल रेशियो बना लीजिए। 50 से 2 बार, 50 से 3 बार। 75 को आप कहते हैं 3/4। फाइनल रेशियो 4 इधर चला जाएगा, हटा दीजिए। यानी कि कोई भी सामान 8 में खरीदा गया, 9 में बेचा गया, फायदा 1 का, किस पर, 8 का, 8 पर इंटू 100, 12.5% का लाभ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न कहता है, एक पुस्तक 15% के लाभ पर 230 में बेची गई। 15% का लाभ लेकर तो 100% में तो खरीद होगी, 15% का लाभ जोड़ लो, 115% में बेची गई, उसका मान 230 के बराबर है। कोई दिक्कत नहीं, 115 से कटेगा कितने बार, 2 बार, परसेंट से 2 जीरो चिपका देंगे और 1 यूनिट का मान आ जाएगा 200। यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है। यानी कि ये वस्तु 200 रुपये में खरीदी गई। जब बेचने की बात आई ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको बेचा गया फिर दोबारा से 210 में। बच्चों ने कहा कि यहाँ विक्रय मूल्य अधिक है, तो नज़र आता है लाभ कितने का, 10 रुपये का, किस पर, 200 पर, इंटू 100, डबल जीरो से ये जीरो काट लिए और आंसर हमको प्रतीत होता है आता हुआ 5%। क्लियर, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14वां आपसे क्या कहता है? कहता है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यानी कि वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है ना, चिन्हित मूल्य से यानी कि अंकित मूल्य से 75% है। 75% यानी कि 75/100।
कह सकते हैं अंकित मूल्य 100 यूनिट है, क्योंकि जिससे तुलना करते हैं वह हर को ले लेता है, वह हर लेता है सारी टेंशन, वह सारी टेंशन हर लेता है। तो अंकित मूल्य ने हर लिया है यानी कि 100 लिया है, और यहाँ पर अंश ले लेगा आपका सीपी। सीधे बात करते हैं। यदि 15% की छूट दी जाती है और छूट, डिस्काउंट और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 15% यानी कि अगर ये 100 की चीज़ है, 15 कम कर कर इससे बेचा गया है 85 में। ओके, कह रहा है लाभ कितना हुआ है। तो लाभ निकालने के लिए सीपी और एसपी से मतलब रखा जाता है, ऐसा लोग बोलते हैं। और कितने का फ़ायदा आता है, आपने कहा 10 का, किस पर, 75 पर, इंटू 100। जहाँ काटने की बात आती है तो आप तिलस्मी, आप 25 से इसको 3 बार उड़ा देते हैं और 25 से इसको 4 बार उड़ा देते हैं और 40/3 को एक सुंदर सा रूप देकर इसका आंसर करते हैं 13 सही 1/3, जिसको 13.33 भी पढ़ा जाता है अक्सर लोगों के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है कि जो कावेरी है ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीद लिया है। ठीक है, अरे नोटिफिकेशन हटाओ। कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीद लिया है। जब बेचने की बात आई तो 315 में लुढ़का दिया, मतलब बेच दिया। फ़ायदा कितने का हुआ, 280 में खरीदा, 315 में बेचा। फ़ायदा हुआ कावेरी को 35 रुपये का। किस पर, 280 पर। 35 का 280 पर, प्यार से लिखिए 100 का गुणा। 7 से 5 बार आप काट सकते हैं, मुझे आप पर विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। 7 से आप इसको काट सकते हैं 40 बार, 5 से आप इसको काट सकते हैं 8 बार, और 1/8 यानी कि 100 में 8 का भाग देंगे। इसको विद्वानों द्वारा पढ़ा गया है 12.5%। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत हल्के प्रश्न हैं बालकों। क्या कहता है अगला प्रश्न, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। गीता केक बनाती है तो पहुंच जाना गीता के यहाँ और गीता का केक खा के आना है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बना लिया और इसे 700 रुपये में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत 350 थी। भैया 350 की खरीद, 700 का बेचना हुआ। फायदा कितने का, 350 का। किस पर, 350 पर इंटू 100, 100% का लाभ। क्या कह रहा है, उसका लाभ मार्जिन कितना है। तो लाभ मार्जिन होता है जो जितने का फायदा हुआ है 350 का 350 पर, यानी कि आपने 100% का मार्जिन लाभ प्रतिशत में प्राप्त किया है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, आपसे कह रहा है एक पेन को 144 रुपये में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। किस पर, क्रय मूल्य पर। तुलना किससे की गई है, क्रय मूल्य से। हानि कितनी है, 1/7। इसका मतलब हानि में आप चिन्ह लगाते हैं माइनस। अगर खरीदा होगा 7 का तो बेचा होगा 7 में 1 कम 6 में। कोई दिक्कत मेरे बच्चों को नहीं है। अब मुझे बताइए, अच्छे से बताइए, एक पेन को 144 में बेचा गया है। कितने में, 144 में, और जबकि बेचा गया 6 यूनिट में। 6 की वैल्यू कितनी है, 144। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि पेन 189 में बेचा जाता तो लाभ कितना होता। पहले ये देख लीजिए कि इसका खरीद मूल्य कितना है। हाँ जी, देख लेते हैं। 6 से बच्चों ने काटा, 6 का पहाड़ा बच्चों को आता नहीं, पर मुझे आता है। 6 दूनी 12, कितना बचा, 2, 6 चौक 24। पुटिंग वैल्यू आ गई 24 और 24 इसमें रख दिया। जैसे इसमें 24 रखा और जैसे गुणा किया तो बच्चों ने मुझसे कहा कि होता है 168, यानी कि क्रय मूल्य आ गया 168, और जब बेचने की बात आई तो 189 में इसको लुढ़का दिया, यानी कि बेच दिया। यह आपका क्रय मूल्य, यह आपका विक्रय मूल्य। कोई दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं है। कुछ काटना है तो काट लो। ये कट रहा है आपका, किससे कट रहा है, 3 से काट लो। 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, 3 से 6 और 3 63, 7 से 7 आड़े 7 90, 8 से 9 1 का फायदा। किस पर, 8 पर इंटू 100, 12.5%, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या पूरी स्क्रीन पर आ रहा है क्या। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आ रहा है। हाँ जी, बिल्कुल आता है।
अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 16.5% लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य 466 था। कितना प्रतिशत लाभ है? 16.5। कभी भी साढ़े बाड़े आ जाए ना, कभी भी साढ़े बाड़े आ जाए, मैं इसको बताता हूँ कैसे खत्म करना है। 16.5 है ना, 16 दूना करना 32, 32 में एक बढ़ाओ, 33 का आधा कह सकते हैं 16.5। तो 33/2% को कह सकते हैं 16.5, है ना। लाभ समेत एक वस्तु की बिक्री मूल्य 466 है। तो यानी कि आप क्या करना, अच्छे से सुनना, इसको पहले आप तोड़ लीजिए। कह सकता हूँ ना मैं, 33/2 गुणा 100 यानी कि 200। यानी कि 200 अगर आपका क्रय मूल्य है तो 200 में आपने लाभ लिया है 33 यूनिट का, और इस वस्तु को बेचा है 233 यूनिट में सेल किया है, यानी कि लुढ़काया है। और जो आपने 233 में लुढ़काया, लुढ़कते लुढ़कते इसका बिक्री मूल्य कितना पहुंच गया, 466। आपने कहा लुढ़काने में आपने कितनी दम लगाई, 2 बार दम लगाई, यानी कि पुटिंग वैल्यू 2 आ गई। किस में रखना है, कॉस्ट प्राइस में, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस 400 है मेरे बच्चों। जबकि बेचने पर आप फिर आ गए और आपने इसको बेच दिया 330 में, और इस बार तो घाटा खा गए, इस बार तो घाटा खा गए। घाटा निकल ही नहीं रहा था, इस बार तो घाटा हो गया। रेशियो बना लीजिए आप, 40 से 33, कितने का घाटा हुआ मेरे बच्चों को, 7 का। किस पर हुआ, 40 पर। और ये रोने लगे क्योंकि इनको घाटा पसंद नहीं है। ये 5, ये बट्टे 2, और 35 का आधा मेरे बच्चे कहते हैं कितना होता है, 18.5 है, 17.5। हाँ जी, 17.5, जो कि ऑप्शन नंबर आपको नजर आता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, एक पायदान को 72 रुपये में बिक्री करने पर बड़े को 10% की हानि होती है। मतलब 72 में बेचा और हानि होने लगी और वह रोने लगा, इसका मतलब कम में बेचा है। तो 10% की हानि का मतलब होता है कि कम में बेचा है, कम मतलब माइनस लगा दिया, यानी कि खरीदा होगा 10 यूनिट में, जबकि 10 में एक कम करके बेचा होगा, सेल किया होगा 9 यूनिट में, कोई भी दिक्कत नहीं है। जबकि बेचा है 9 नहीं, 72 में, यानी कि आपने जो लुढ़काया है 72 लुढ़काया है, और 9 से 72 लुढ़काया, पुटिंग कितनी बार आई, 8 बार, 9 8 72, 8 रख दिया क्रय मूल्य में। इसका मतलब खरीद कितनी थी आपकी, वास्तविक खरीद थी 80, और जबकि बेचने पर आए आप लोग तो आपने 96 रुपये पर उसे बेच दिया। रेशियो बना लीजिए, 16 पंजे 80, 16 6, 5 से 6, 1 का फायदा किस पर, 5 पर इंटू 100, आंसर आ जाएगा 20%, जो कि लाभ हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट, अगला प्रश्न बहुत सरल है, देख लो, बड़ा कीजिए पहले तो। 16,870 रुपये में एक मेज बेचकर एक दुकानदार को 1,080 रुपये की हानि होती है। तो बेचा कितने में गया है, यानी कि लुढ़काया कितना गया है, आपने कहा 16,870 रुपये में। क्लियर, ये सेलिंग प्राइस है। जबकि हानि कितनी की हुई है, हानि मेरे बच्चों को हुई है 1,080 रुपये की। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। और मुझे एक बात बताने की कोशिश कीजिए कि मैंने आपको बताया था, जब भी आपको हानि दिख जाए, हानि के केस में आपका क्रय मूल्य अधिक होता है, किससे, विक्रय मूल्य से। इसका मतलब विक्रय मूल्य से अधिक होगा क्या, क्रय मूल्य, और कितना अधिक होगा, जितना की हानि होगी। तो आप क्या कर लेंगे, विक्रय मूल्य में हानि जोड़ लेंगे, निकल आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आ जाएगा, जोड़िए 0, 7 8 15 की 5, हाथ से बची 1, 1 और 8 यहाँ पर आ जाएगा 9, यहाँ 7 और 1, क्रय मूल्य आ गया। क्रय मूल्य पर होती है हानि, जो कि कितनी है, 1,080 इंटू 100, और बाकी करना है आपको, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0 काट लेंगे। अब किससे काटें, अब किससे काटें, तो हम करते हैं यहाँ पर काटने के लिए, चूँकि 9 से कट रहा है, 1 और 8 9, हाँ 9 से कटा है, 9 हट गया, 7 5 12, 12 13 नहीं कट रहा, तो 5 से काटो, अब कुछ नहीं रह गया। 5 से काटेंगे 20 बार, 5 से इसको काटो, 5 3 15, 5 5 25, 5 9
359। उसके बाद किससे काटेंगे, किससे काटेंगे, किससे काटेंगे? क्या 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा, नहीं कट रहा। अब 108। क्या ये सवाल पॉइंट में जा रहा है? क्या पॉइंट में जा रहा है? क्या कुछ कट रहा है? कुल मिला के आप मुझे बताइए 108 के फैक्टर कीजिए तो आप कहते हैं 12 यानी कि मैं 4 से काटूँ तो नहीं कट रहा, 3 से काटूँ तो नहीं कट रहा, 9 से काटूँ तो नहीं कट रहा, इसका मतलब पॉइंट में ही आएगा। तो इसका दुगना कीजिए। 108 दूना होता है 216, जीरो लगा लीजिए, ये 359 है। 359 को 360 पढ़ सकते हैं, जीरो से जीरो कट जाएगा। फाइनली ये 6% आंसर आएगा, 6.0 कुछ आएगा, 01 अराउंड। तो आप समझ लेना कि लगभग आंसर 6% है, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 3 एकम 3 और एक 4/3 है। यानी कि क्रय मूल्य आपका 3 है, विक्रय मूल्य 4 है। फायदा कितने का? आपने कहा 1। किस पर? क्रय मूल्य पर, इंटू 100। आंसर आ जाएगा आपका 33.33%। ओके, यानी कि 33 सही, 1/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेची जाती है। मिस्टर एक्स को कोई और बेचता है। ओके, मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% के लाभ पर बाई को बेचता है। यदि बाई उस वस्तु के लिए 225 रुपये का भुगतान करता है तो मूल विक्रेता के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? कभी भी आपने अगर वस्तु एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, तीसरे से चौथे को बेची है तो फाइनल फर्स्ट टू लास्ट रेशियो बनाने के लिए आप क्या करते हैं? सुनना, फर्स्ट यहाँ लिखना और लास्ट यहाँ लिखना। लास्ट यहाँ, फर्स्ट कौन है? मूल विक्रेता जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल स्टार्टिंग वाला, और लास्ट वाला कौन है? बाई। तो ये फर्स्ट और लास्ट की कहानी आएगी। यानी कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% के लाभ पर, 20% बच्चों होता है 1/5, यानी कि 5 की खरीद और 5 में 1 का लाभ लेकर 6 में बेची गई। पहला प्रोसेस। फिर एक और प्रोसेस है, यहाँ पर पहले से दूसरा, दूसरे से 30 में गया है। एक्स ने इस वस्तु को 25% के लाभ पर, 25% होता है 1/4, यानी कि 4 की खरीद और 4 में 1 का फायदा लेकर 5 में बेचा। फाइनली ये रेशियो आएगा फर्स्ट से लास्ट। फर्स्ट कौन है? मूल विक्रेता, और लास्ट कौन है? बाई। फाइनल रेशियो बनाओ, 5 से 5 कट जाएगा, ये 2 बार, ये 3 बार। इसका मतलब बाई ने खरीदी थी 3 में और स्टार्टिंग वाले व्यक्ति ने, जो कि मूल विक्रेता है, उसने खरीदी थी 2 में। 3 की वैल्यू 150 है, 150 नहीं 225 है। कट जाएगा कितने बार? आपने कहा 75 बार। 2 की वैल्यू निकालनी है, आंसर आएगा 150, जो मूल विक्रेता को ही पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न कहता है, देखिए अच्छे से, अरे से छोटा सा क्वेश्चन आप कर लेना। नेक्स्ट जोड़ लेना उसको। अगला देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कभी भी आप लाभ की बजाय, लाभ प्रतिशत की बजाय हानि में बेचना चाहते हैं, हानि प्रतिशत में बेचना चाहते हैं, या लाभ प्रतिशत की बजाय कोई अगला लाभ प्रतिशत में बेचना चाहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि गैप की कंडीशन में, अंतर की कंडीशन में एक जैसे घट जाते हैं, अलग अलग जुड़ जाते हैं। सुनना मेरी बात, अलग अलग जुड़ जाते हैं, एक जैसे घट जाते हैं। सवाल खत्म। देखो, एक वस्तु को 12% का लाभ, तो लाभ कितना है? आपने कहा 12%। ओके, यदि इसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता, अधिक मतलब गैप कितने का है? 33 रुपये का। 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो प्राप्त लाभ कितना होता? 14%। यानी कि यहाँ लाभ कितना है? 12%, और प्राप्त लाभ कितना होता? 14%। दोनों जगह लाभ है और एक जैसे घट जाते हैं, अंतर आएगा 2%, और 2% की वैल्यू कितनी है? 33। यहाँ पर 2% कैसे करेंगे? 2% होता है 2/100, यानी कि 1/50। आपको तो 1 की वैल्यू निकालनी, वही 100% होता है, वही क्रय मूल्य होता है। 33 पंजे कितना होगा? आपने कहा 5 3 15 5 5 5 15 1 16, 1650 करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, थोड़ी सी स्पीड, ठीक है, बढ़ानी पड़ेगी। सेम क्वेश्चन देखिए, पहले में क्या है? आपने कहा लाभ,
₹20 ज़्यादा, गैप कितने का है? ₹20 का। फिर हो रहा है लाभ, तो लाभ की कंडीशन में घट जाता है। 15 में से 10 गया 5, 5% की वैल्यू 20 है, 5 से 20 कटेगा 4 बार, 2 जीरो चिपका दीजिए, 400 आंसर। नेक्स्ट, अब इसको देख लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे गए। कितने खिलौने बेचे गए? 18 खिलौने बेचे गए। अच्छे से सुनिएगा, जिसमें उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका मतलब ये है, ये जो हानि हुई है ना, लॉस हुआ है, 4 क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। मैं आपको डायरेक्टली बताऊं, यानी कि वह व्यक्ति 18 वस्तु खरीद कर लाया होगा, है ना। अगर वह 18 वस्तु खरीद के लाता और 18 वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेच देता तो उसके हाथ में ना लाभ और ना हानि प्राप्त होती। पर यह हुआ क्या है? यहाँ हुआ है उसे 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हुई है, जबकि लाया था खरीद के 18, यानी कि उसके हाथ में कितनी वस्तु का दाम आया होगा? 14 वस्तु का। 18 में से 18 खरीद के लाया, 18 बेच दी, जबकि हाथ में 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि प्राप्त हुई है। इसका मतलब उसके पास पैसे कितने के आए? तो आपने कहा 14 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर आए। वही किसके बराबर है? 980। 14 से काट लेंगे, आपने कहा कटेगा 70 बार, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 70। ये करेक्ट आंसर है। अगर ऐसा ना करना चाहें तो कॉन्सेप्ट बता दो, ये शॉर्ट ट्रिक है कि 18 खिलौने बेचे गए और यहाँ पे होता क्या है? क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। और हानि के केस में आपको पता ही है कि क्रय मूल्य ग्रेटर होता है, अधिक होता है किससे? सेलिंग प्राइस से। कॉन्सेप्ट बना लूँ, यानी कि आपने 18 खिलौने खरीदे होंगे, फिर 18 खिलौने बेचे होंगे, तब जाके आपको हानि हो रही है 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर। 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर। फाइनली आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे? 18 क्रय मूल्य में से 4 क्रय मूल्य गए, आपने मुझसे कहा यहाँ पे कर दीजिए, आपने कहा 14 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 18 वस्तु का विक्रय मूल्य, है ना। जबकि 18 वस्तु का विक्रय मूल्य किसके बराबर है? कहा गया है 18 वस्तु को 980 में बेचा गया है। इससे पता चल गया कि 14 वस्तु का क्रय मूल्य 980 के बराबर है। 14 से काट लो तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आपका 70 के बराबर है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक से ही कराऊंगा मैं डायरेक्टली। अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कहता है? कहता है एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है, यानी कि आप बेच रहे हो ना, 1000 रुपये में बेच रहे हो, और जितना भी लाभ होता है इस गाय को 1010 रुपये में बेचने पर उससे 5% अधिक लाभ होता है। तो यहाँ लाभ कितना बढ़ जाता है? 5%। और ये जो लाभ 5% बढ़ा है, ओके, वह कितने के बराबर है? आपने कहा 10 रुपये के। देखिए 1000, 10 में से 1000 घटाए 10 रुपये के, 5 से कट जाएगा 2 बार, परसेंट का 2 जीरो, ये 1 का मान आ गया, यही आपका क्रय मूल्य है, जो कि आंसर आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, जो कि टेक्निकल इश्यू होने के कारण, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता क्या है? सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल फ़ोन खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर और MI फ़ोन को 20% के लाभ पर बेचती है तो उसको कुल लाभ 5,640 रुपये प्राप्त होता है। MI फ़ोन का क्रय मूल्य क्या है? अच्छा क्वेश्चन। टोटल 40,200 रुपये में इसने क्या किया? 2 तो सैमसंग खरीद डाले और 3 MI फ़ोन खरीद डाले। चलिए, होता क्या है? यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% के लाभ पर बेचती है, जबकि MI फ़ोन को 20% के लाभ पर बेचती है, क्लियर, तो उसके हाथ में कुल लाभ आता है 5640 रुपये। कैसे करना है? डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, है ना, बंटवारा वाले मेथड से। कैसे करेंगे?
अगर मैं आपसे कह दूं कि 2 सैमसंग का 10%, 3 एमआई का 10%, इसको तोड़ लेता हूं, 3 एमआई का 10% सैमसंग और एमआई का कुल 10% के बराबर होगा, और ये जोड़ लूंगा तो टोटल का 10% हो जाएगा, और इसका 10% निकालूं तो बच्चों ने कहा निकलेगा 4020। यानी कि इसमें से मैंने दोनों सैमसंग का 10% लाभ निकाल दिया और 3 एमआई का 10% का लाभ निकाल दिया, जो कि 4020 के बराबर है। घटाया, आया कितना? बच्चों ने कहा आया बराबर में घटाने पर 1620। अब ये 1620 रुपये का लाभ बचा, किसके कारण बचा? ये 10% के कारण बचा, 10% के कारण। और ये 10% किसका था? 3 एमआई फ़ोन का। तो आपने क्या करना है, 0 से 0 काट लेंगे और परसेंट के 2 0 चिपका देंगे, यानी कि 16200। अब ये जो दाम आया है 3 एमआई फ़ोन का आया है, आपको निकालना है 1 एमआई फ़ोन का। 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 1 3 चौक 12, 5400। ऑप्शन ए करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन था। अगला प्रश्न थोड़ा धुंधला सा दिखाई दे रहा है, देख लेते हैं। अगर आपको कम दिखाई दे तो मैं पढ़ता हूं, अच्छे से देख लेना। क्या कहता है? 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को, हमेशा रेशियो बनाओ, 40% वस्तुएं और शेष वस्तु होंगी 60% वस्तुएं। रेशियो बना लो, 2:3 का अनुपात है वस्तुओं में। अब कैसे करना है? 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर, तो यहां 2% की हानि कर दीजिए, नेगेटिव आएगा। जबकि शेष वस्तुओं को, जो कि है आपकी 3 यूनिट 60% से बनी है, 4% के लाभ पर, यानी कि पॉजिटिव लाभ पर बेचा जाता है, जिससे यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है, तो मैंने कहा यहां लाभ कितना है? 12%, और यहां हानि कितनी है? 4%। हमने कहा यहां लाभ आया है 8%। कितने भाग पर? 2 और 3 5 भाग पर। ये मत भूल जाना, क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। और जो कि किसके बराबर है? 250 रुपये के बराबर। यहाँ 5 का गुणा कर लेंगे, फाइनली 8% होता है। 4 से काटिए 2 बार, 100 को काटिए 25 बार, 2 से 250 कटेगा 125 बार, और यहाँ 25 चला जाएगा, एक की वैल्यू आएगी 125 गुणा 125, यानी कि 15,625, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वही क्वेश्चन गैप वाला। किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचने पर लाभ 7%, हानि 6%, अलग अलग जुड़ जाते हैं। 7 और 6 13, 13 की वैल्यू 104, 8 बार कटेगा 800, आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32। दिख तो बढ़ा रहा है, करना कैसे मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर, 12.5 होता है प्रतिशत बच्चों, 1/8 इतने के लाभ पर, क्लियर, और कुर्सी को 8 से 1/3%, 8 से 1/3 ये होता है 1/12 की हानि पर बेचता है। और ऐसा बेचने पर लेकिन इस पूरे अंतर पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है। दोनों कंडीशन लगाने पर उसे 25 रुपये हाथ में आते हैं। पहली कंडीशन हमने लिख ली। फिर वही दूसरी ओर, यदि वह मेज को 8 सही 1/3% के हानि पर बेचे, किस पर बेचे? हानि पर, ऊपर कीजिए। जबकि कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचे, हानि पर लाभ पे बेचे, तो उसे ना तो लाभ ना तो हानि, यानी कि 0%, यानी कि ये कह सकते हैं ना तो लाभ ना तो हानि, मतलब 0% फायदा। एलिगेशन लगा लें और 12.5% को यहाँ पर लिख लें हम 1/8, और इसको लिख लें 1/12। एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/12 और यहाँ आ जाएगा 1/8। जहाँ काटा कूटी कर लेंगे, यहाँ कटेगा 2 बार, ये 3 बार, और फाइनली आएगा 3:2, यानी कि 3 है मेज कितनी है? आपने कहा 3 यूनिट, और कुर्सी कितनी है? आपने कहा 2 यूनिट। मुझे एक बात बताइए, अच्छे से
बताना प्लीज़, अच्छे से बताना प्लीज़ कि यहाँ पर जो आपकी मेज़ है, मेज़ पर फ़ायदा कितना हो रहा है। ये वाला केस लगा दीजिए क्योंकि रुपए से तुलना करनी है, 1/8 का, जबकि कुर्सी पर हानि कितनी हो रही है, 1/12 की। ये हानि इसलिए नेगेटिव, और कुल मिलाकर हाथ में कितना आ रहा है, 25 रुपये, जबकि कितने भाग पर है, ये भाग है 3 और 2 5 पर, ये मत भूल जाना। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं, कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 को इधर पहुंचा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा 125। अब इसको कर लेते हैं, हम एलसीएम ले लें। एलसीएम क्या, दोनों को 24 बना लेता हूँ। 24 बनाने के लिए यहाँ 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 का, तो ऊपर 2 का करो और यहाँ 3 का कर लो, ये 24 बन गए। 24 बनने के बाद चूंकि हम ये कर चुके हैं, इसको रफी कर देते हैं। 24 बनने के बाद मैं ये कह सकता हूँ, ऊपर 9/24, इधर 4/24, और पैसों का अंतर कितने के बराबर है, 125 के। 9 में से 4 गया, 5/24 आ जाएगा, 125 के बराबर है। हमें तो 1 यूनिट निकालना है, वही किराया मूल्य होता है। 5 से काटिए, 5 से कटेगा, आपने कहा 25 बार, और 25 का 24 से गुणा करेंगे तो आंसर आ जाएगा 600। आंसर आ गया 600। क्लियर। और देखिए ये जो आंसर आया है आपका 600, ये किसका मान है, ये 1 यूनिट का मान है। किसका मान है, 1 यूनिट का मान है। आपको निकालना किसका है, देखिए मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने कहा मेज आपकी जो है वह 3/5 भाग है। तो 5 से काटे इसको, आपने कहा कटेगा 12 बार, और 12 से गुणा कर लीजिए 3 का, 360 रुपये की मेज है। क्योंकि मेज कितनी है, मेज 3 भाग है, किसमें, आउट ऑफ 5 में, इसलिए 360 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो कॉस्ट प्राइस निकला था 600, ये आपका निकला था कुल भाग का, कुल भाग 3 और 2 5 का। ये कहता है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची गई, 20% के लाभ पर बेची गई, यानी कि खरीदी होगी फिर बेची होगी। 20% होता है 1/5, यानी कि 5 की खरीदी होगी, और बेचने की जब बात आई होगी तो 6 में बेची होगी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 रुपये कम किए जाए, क्रय मूल्य में 100 रुपये कम किए जाए और विक्रय मूल्य में भी 100 रुपये कम किए जाए, दोनों में, ओके, तो लाभ पहले की तुलना में 4% अधिक आता है। ये कहना चाहिए था इसको। तो प्राप्त लाभ 4% अधिक हो जाता है, अधिक यानी कि पहले से। पहले लाभ था 20%, 20 में 4 बढ़ाकर 24%, कितना, 24%। और 24% की फ्रैक्शन फॉर्म क्या होती है, 4 से कटेगा ये 6 बार, और 4 से कटेगा 25 बार, और लाभ यानी कि लाभ 25 की खरीद, 25 में 6 बढ़कर 31 हो जाता है। लगा दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। 31 पंजे 155, 25 छिंग 150, 155 में से 150 गए, ऊपर का फर्क 5 का। अब नीचे का फर्क देख लेते हैं। नीचे का फर्क, जब आप एक जैसा घटा रहे हैं तो कॉमन ले लीजिए 100 और इनका अंतर कर लीजिए, वरना ये ऐसे भी आ जाता है, इसका गुणा माइनस करके। तो मैंने कहा 31 में से 25 गया 6, फाइनली 5 से कटेगा 20 बार, और यहाँ पर पुटिंग वैल्यू आ जाएगी 120। 120 रखनी किस में है, क्रय मूल्य में। क्रय मूल्य कितना है आपका 5, और आंसर आ जाएगा 12 पंजे 60, 600 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए टॉनी 6,50,000 रुपये की कुल राशि में 2 कार खरीदता है, ए और बी। कार ए को 20% के लाभ पर, यानी कि कार ए को बेचता है 120% में, जबकि कार बी को 25% की हानि पर, तो 100 में से 25 घटाओ हानि की केस में, तो कार बी को बेचता है 75% पे, ओके। और कहता है इस कंडीशन में दोनों के विक्रय मूल्य क्या है, समान, डायरेक्टली रेशियो। 15 से कितने बार कटेगा, 5 बार, 15 से 15 8 120। कहने का मतलब ए का दाम 5 यूनिट है सामने वाला बराबर के, जबकि बी का दाम सामने वाला 8 यूनिट है। दोनों का दाम 13 यूनिट है, और 13 की वैल्यू 65000 है। 13 पंजे, यहाँ पर ये कट गया 50,000 बार, किस में रखना है, दोनों वस्तु का दाम। तो 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, 25 और 40, ऊपर 25 और 40, ऑप्शन डी करेक्ट है। 0 नहीं पढ़ूंगा मैं।
नेक्स्ट, जीरो आप पढ़ेंगे। अगला प्रश्न बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो मैंने कराया था कि इतने में 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर, उसको क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। इसमें लाभ हो रहा है, इसका मतलब 18 की तो खरीदी और 3 का फायदा लेकर 21 खाट का क्रय मूल्य के बराबर पैसा आया, तो 21 की वैल्यू ये है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इसका 800। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरना मैंने करा चुका हूं, आप देख लेना उसमें। ये क्या कहता है हमसे, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। तो मदन को लाभ हुआ उसकी कॉस्ट प्राइस के 1/4 के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस 4 है और प्रॉफिट है आपका 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4 में 1 जोड़ो, लाभ में जोड़ के आता है सेलिंग प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है 5 की वैल्यू कितनी है, 375, 5 सत्ते 35, 5 पंजे 75, इसकी पुटिंग वैल्यू किस में रखना है, क्रय मूल्य में, 75 चौक आंसर आ जाएगा 300, जो कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट, सत्रह गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है। कहने का मतलब 17 गेंद लाया होगा खरीद कर, तभी तो 17 गेंद बेची हैं। अगर 17 गेंदों को जितने में खरीद के लाया था उतने में बेच देता तो उसके हाथ में ना तो लाभ होता और ना तो हानि होती। पर यहाँ पे हानि हुई है, हानि इसलिए हुई है क्योंकि उसने जितने दाम पर खरीदा था उससे भी कम में उसने बेचा है। इस केस में जो उसकी हानि हुई है 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर, यानी कि उसको पैसा मिलना था 17 गेंदों का, और जबकि उसको पैसा मिला है 12 गेंदों का, यानी कि 12 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर पैसा मिला है। अगर आपको शॉर्ट नहीं करना तो पूरा विस्तृत रूप में करा चुका हूं स्टार्टिंग में, दोनों तरीके, उससे कर लेना। जिसका मान 720 के बराबर है, 12 से कट जाएगा 60 बार, कॉस्ट प्राइस 60 है एक वस्तु का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न कहता है, बहुत आसान है, आप कर लेना, सिंपल है। नेक्स्ट, तो एक विक्रेता 12% के लाभ पर 12 कुर्सियां, तो कुर्सियां कितनी हैं 12, और जबकि 4 कुर्सियां बेचता है 3% की हानि पर, तो पहली कुर्सी और दूसरी कुर्सी है ना, 12% लाभ पर 12 कुर्सियां और 3% हानि पर 4 कुर्सियां बेचता है। तो कुर्सियों में आप रेशियो बना लीजिए, रेशियो 3:1, तो 3 को बेचता है, स्टार्टिंग वाली 3 को 12% के लाभ पर, और अगले एक यूनिट कुर्सी को 3% की हानि पर। फाइनली 12 3 36, 36 में 3 के 33%, 33% का लाभ होता है, जो कि लाभ कितने पर होता है, टोटल भाग पर, 3 और 1 4 पर। इसका मान किसके बराबर है, 1650। 11 से 3 बार, 11 एकम 11, 11 पंजे, यानी कि 3 से काट लीजिए, कितने बार कटेगा, 50 बार। परसेंट के 2 जीरो चिपका दीजिए और साथ में 4 का गुणा भी कर दीजिए, आंसर आ जाएगा यहाँ पर 20,000। और 20,000 जो आंसर आएगा मेरे प्यारे वाल को 1 यूनिट का आएगा, 1 यूनिट का। किसका आएगा, 1 यूनिट का। आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य, प्रत्येक यानी कि 1 का। आपको पता है ये जो 20,000 आया है कितनी कुर्सियों का आया है, टोटल का, टोटल कितनी है, आपने कहा 12 और 4 16 कुर्सी, 16 कुर्सी का मूल्य है ये 20,000। समझ में आ रहा है, टोटल का आता है। तो 16 से काट लीजिए, आपने 4 से काटा 4 बार, 4 से काटा ये 5-6 बार, इसको काटेंगे, आंसर आएगा 1250, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ये विक्रय मूल्य समाने में करा चुका हूं, आप करके देख लेना और आ जाना है, ठीक है। अभी मैंने बताया था 25% अधिक तो 125, 25% कम तो 75%, रेशियो बनाया था 8-5, वही क्वेश्चन है, 8-3 का वही क्वेश्चन है, आप कर लेना। नेक्स्ट, डायरेक्टली हो जाता है, 13% की हानि 15% लाभ, अंतर 63 का। मैंने बताया था अलग अलग जुड़ जाते हैं, अलग जुड़ जाएंगे 15 और 13, गैप की कंडीशन में 28% पड़ा जाएगा और वह बराबर है 63 के। 7 चौक 7 9, परसेंट की 2 जीरो चिपका देंगे, 1 की वैल्यू आ जाएगी 900 का आधा 450, 450 का आधा 225,
ऑप्शन आपका पहला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सेम क्वेश्चन, एक मोबाइल जब 6% के लाभ पर बेचा जाता है तो 6% हानि के बेचने की तुलना में, यानी कि गैप की कंडीशन में आप क्या करेंगे, हानि और लाभ अलग अलग जुड़ जाएंगे, 6 6 12, और 12% की वैल्यू किसके बराबर है, 870। 12%, आप इसको 4 से काटिए, 3 बार कटेगा, और परसेंट का 100 काटिए, 25 बार कटेगा। 3 से इसको काट लीजिए, 1 बार कटेगा, 3 दूनी 6, 3 नाम, और 290 में 25 का गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा 1 यूनिट का, जो कि कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, 25 90 225, 225 की 5, कैरी कितनी 22, 25 दूनी 50 और 22 72, आंसर आ जाएगा 7250, जो कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट, ये भी अंतर वाला आपके लिए होमवर्क। नेक्स्ट, ये भी अंतर वाला आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट, 17% के लाभ पर जूते के जोड़े को इतने बेचा है, 117% की वैल्यू ये है, क्रय मूल्य निकाल लेना। नेक्स्ट, देखिए यहां कहता है 480 में 2 घड़ियां खरीदी गई हैं। पहली घड़ी को 15% की हानि यानी कि 85% में बेचा गया है, दूसरी को 19% का लाभ 119% में बेचा गया है, यानी कि पहली घड़ी का और दूसरी घड़ी का विक्रय मूल्य आपस में क्या है, बराबर। मैं करा चुका हूँ। 17 पंजे और 17 से इसको काट लीजिए, 17 से कितने बार कटेगा, 17 से कटेगा 7 बार। ए का मान 7 यूनिट, बी का 5, दोनों का 12, और 12 की वैल्यू 480। 12 से कटेगा ये 40 बार, किस में रखना है, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। 4 सत्ते 28, 280, 4 पंजे 20, 200, आंसर आएगा 280 और 200, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, थोड़ा फास्ट इसलिए हूँ क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, इसलिए। यदि एक दुकानदार ने नई वस्तु की कीमत 1280 अंकित की है, मैं आपको बता दूं बट्टे में ये कॉन्सेप्ट समझाऊंगा पूरा, जो चैप्टर आएगा। अब मैं डायरेक्टली समझा दूं, आप करते क्या है, अंकित मूल्य का कभी भी क्रय मूल्य से अनुपात निकालना है। ठीक है, अनुपात निकालना है तो डायरेक्टली 100 में लाभ का अंकित मान जोड़ देते हैं, लाभ का अंकित मान, जबकि क्रय मूल्य का अनुपात निकालने के लिए अंकित मूल्य से 100 में घटा देते हैं हमेशा छूट, डायरेक्टली आ जाता है। तो 100 में लाभ का अंकित मान कितना है, आपने कहा लाभ का अंकित मान 20 है, और 100 में से घटा दीजिए छूट कितनी है, 10 का। देखिए 10% तो अंकित मान 10 है। फाइनली मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस से रेशियो आ जाएगा 120/90, 4:3, यानी कि आपका जो अंकित मूल्य है 4 है, तो कॉस्ट प्राइस आपका 3 है। 4 नहीं, 4 की वैल्यू 1280 है। कटेगा कितने बार, आपने मुझसे कहा कट जाएगा, 4 तिया 4 दूनी 320, 320 रख देना, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 960, जो कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सेम क्वेश्चन, देखिए अच्छे से। 40% हानि की बजाय थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाना चाहता है, तो अलग अलग जुड़ जाएंगे। 50% की वैल्यू 125 है, तो 100 की कितनी होगी, 250, आंसर 250 आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 50 आज का आराम से बताऊंगा। एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपये में खरीदी है, खरीद ली, और उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त खर्चा किया है, तो उसको ये कितने की पड़ी, उसको पड़ी ये 75,000 रुपये की। अब होता क्या है, यदि उसने इस मशीन को 15% कम में खरीदा होता, तो 15% कम कीजिए, यानी कि ये खरीदेगा 85% में, यानी कि आप 70,000 का 85% में इसको खरीदेंगे। केस 2 है ये। 7 पंजे 35 की 5 कैरी 3, 7 आड़े 56 और 3 59, यानी कि ये खरीदता 59,500 रुपये में। दूसरा केस खरीदने का, ठीक है। अगर ये खरीदता तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च करता 5,000, और इसको कितने की पड़ती, तो आपने मुझसे कहा पड़ती 64,500 की। पर अब होता क्या है,
तो उसे 15% का लाभ होता, यानी कि लाभ कमाना चाहता, तो मशीन का विक्रय मूल्य क्या है? तो 64,500 की तो उसे पड़ी ना, क्योंकि व्यय तो यहाँ भी खर्च होगा, वह वहाँ खर्च हुआ है तो यहाँ भी खर्च होगा, ये तो एक्स्ट्रा है। अब इस पर लाभ चाहता है कितने का? 15%, यानी कि 115%। 115% को 115/100 23/20 भी लिख सकते हैं। 0 से 0 काट लेंगे, फाइनली 23 का गुणा करके आप आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 23 पंजे 115 की 5, कैरी कितनी? 11। 3 चौक 92, 92 और 11 आपने मुझसे कहा 103 की 3, कैरी कितनी? 10। 23 छिंग 138 और 138 और 10 148, 0 लगा लीजिए और आधा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर यहाँ लिखता हूँ मैं 7 4 1 7 5, फाइनली 74175, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। चलिए 50 प्रश्न कंप्लीट। इस वीडियो को देखिए, रिवीजन में रखिए। बाकी कुछ क्वेश्चन मैंने जल्दी कराए, जल्दी का मतलब आपकी प्रैक्टिस कराई है। तो आपको करना क्या है, उन क्वेश्चनों को जल्दी नहीं, पहले तो मैंने उनको स्टार्टिंग में स्लो भी कराया है। तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़िए, उसको अपने आप लगाइए और अपने आप करके देखिए और होशियार बनिए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू।